तालिबान ने शुमाली मगरबी अफगानिस्तान में अफगान फोर्सेस के जेर कब्जा आखिरी बड़े शहर मज़ार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया है। अफगान हुकूमत ने मज़ार शरीफ के दिफा के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए थे। मज़ार शरीफ पर कब्जे के साथ तालिबान का सूबा बल्ख समेत शुमाल मगरबी अफगानिस्तान के तमाम हिस्सों पर कंट्रोल मुकम्मल हो गया है। मज़ार शरीफ अफगानिस्तान का चौथा बड़ा शहर है और इससे पहले तालिबान अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार और तीसरे बड़े शहर हारात पर कब्जा कर चुके हैं। अब अशरफ गनी की हामी कुव्वतों का इक़्तिदार सिर्फ वस्ती और मशरकी अफगानिस्तान तक बाकी रह गया है। मज़ार शरीफ का दिफा करने के लिए उज़्बेक वॉरलॉर्ड अब्दुल रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर ने अज़्म का इजहार किया था। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सूबा बल्ख से एक रुकने असम्बली ने बताया कि अब्दुल रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर मज़ार शरीफ से फरार हो गए हैं और अब कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। हालिया दिनों में बल्ख सूबे के इर्द गिर्द के सूबों में तालिबान कब्जे के बाद हज़ारों अफराद पनाह की तलाश में मज़ार शरीफ पहुंचे थे, मगर अब वहाँ भी तालिबान का कब्जा हो गया है। और तालिबान ने पाकिस्तान की सरहद के साथ मिलने वाले दो अहम सूबों पख्तिका और पख्तिया पर भी कब्जा कर लिया है। अमरीकी खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पख्तिका से अफगान रुकन असम्बली खालिद असद ने बताया कि पख्तिका पर तालिबान के हमले के बाद अफगान फोर्सेज ने मज़ाहमत की थी, मगर मकामी बुजुर्गों ने मुदाखलत की और तालिबान पुरअमन तौर पर सूबे पर काबिज हो गए हैं। पाकिस्तानी सरहद के साथ पख्तिया सूबे और उसके दारुल-हुकूमत गर्देश पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और पख्तिया से अफगान रुकन असम्बली हसन गर्देजी ने कहा है कि गर्देश शहर में अफगान फोर्सेज और तालिबान में लड़ाई जारी है। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तबसरा जानते हैं। सलीम साफ़ी साहब, आप बताइएगा, मज़ार शरीफ पर भी तालिबान काबिज हो गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? एक तो ये है कि तालिबान बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और बहुत तैयारी करके आगे मूव कर रहे हैं और मोराल भी उनका बहुत हाई है। और दूसरी तरफ अफगान हुकूमत वो या तो कहीं नज़र नहीं आ रही है या दूसरी तरफ बिल्कुल हवास बाख्तगी की शिकार नज़र आती है। मसलन ये जितने सूबे भी फाल हो रहे हैं, अब के बाद ये दो हवालों से ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है। एक तो ये कि अक्सर सूबे बगैर जंग के सरेंडर हो रहे हैं और पहले कुछ लोगों के ज़रिए राब्ते हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ के गवर्नर्स भी और कमांडर्स भी और पुलिस चीफ भी सरेंडर हो जाते हैं। और तालिबान इस मरतबा एक ये अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं कि वो अपने मुखालिफिन को ना तो जेल में डाल रहे हैं और ना उनको कत्ल कर रहे हैं। बिलखसूस आप देखें कि जो कंधार सूबे के गवर्नर थे और या कमांडर इस्माइल खान थे, उनको गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। और अब से थोड़ी देर कबल भी सुहेल शाहीन की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मज़ार शरीफ से इस वक्त उज़्बेकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ भी लोगों की फरार का ये आलम है कि 9 सितंबर तक जो फ्लाइट चल रही है काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान, तो उसमें 9 सितंबर तक सीट अवेलेबल नहीं है। तो सुहेल शाहीन ने एक बार फिर अपनी अमारत की तरफ से आम माफी के ऐलान को दोहराते हुए लोगों पर या सरकारी हुक्काम पर या उन पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान से ना जाएं और तालिबान उनको कुछ ना कहेंगे, नहीं कहेंगे। और बिलखसूस आज के दिन जो डेवलपमेंट हुई है कि एक तरफ एक्सट्रीम शमाल में उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर के साथ रशीद दोस्तम और उस्ताद अता का बल्ख सूबा वो इनके कब्जे में आ गया, दूसरी तरफ पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ कुनड़ और सूबा और पख्तिया और पख्तिका वो तालिबान के कब्जे में आ गए। तो तीसरी तरफ बिल्कुल तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो फारियाब सूबा था उसके हेडक्वार्टर पे भी इनका कब्जा हो गया और जलालाबाद निंगरहार से मुत्तसिल जो लगमान सूबा है तो उस पे भी इनका कब्जा हो गया। सलीम साहब, अमूमन इनकी स्ट्रेटजी में तालिबान के हवाले से ये स्ट्रेटजी सामने आती है कि वो जनूब से शुमाल की जानिब जाते हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पख्तिका और पख्तिया पर भी कब्जा कर लिया गया है, शुमाल से जनूब की तरफ आए हैं। इस स्ट्रेटजी की कोई अहम वजह आपको दिखाई देती है? देखिए, अब के बार कुछ चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग या स्ट्रेंज भी है।
اور طالبان نے ماضی کے برعکس حکمت عملی بھی بالکل تبدیل کر دی ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ طالبان کی قوت تھی پختون صوبوں میں اور پاکستان یا ایران کے سرحد سے متصل علاقوں میں، لیکن طالبان نے اب کے بار آغاز کیا شمال سے اور مغرب سے، یعنی پہلا جو بارڈر انہوں نے قبضہ کیا وہ شیرخان بندر تھا، جو کہ تاجکستان کے بارڈر کے ساتھ قندوز صوبے کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ترکمانستان کے بارڈر سے متصل بارڈر کراسنگ پوائنٹ پہ قبضہ کر لیا، پھر اس کے بعد ایران کے بارڈر سے جو اسلام قلعہ تھا اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد چمن پہ قبضہ کر لیا، اور اب ننگرہار کی طرف آ رہے ہیں۔ اسی طرح جوزجان کا صوبہ جو کہ انتہائی شمال میں ہے اور ازبکستان اور ترکمانستان کے بارڈر کو ٹچ کرتا ہے، اس پہ پہلے قبضہ ہو گیا، اور یہ سارے یا ازبک بولنے والے صوبے ہیں یا تاجک صوبے ہیں، اور اس کے بعد طالبان جو تھے، جو توقع کی جا رہی تھی عموماً کہ وہ پہلے قندھار اور پکتیکا اس طرح کے صوبوں پہ قبضہ کریں گے، لیکن ان کو آخر میں رکھا گیا اور سرپرائز یہ دیا کہ تاجک، ازبک اور ترک منصوبے جو شمال میں ہیں ان پہ پہلے قبضہ کر لیا۔ البتہ ایک چیز ابھی تک حیران کن ہے کہ درمیان میں جو ہزارہ کمیونٹی کے صوبے ہیں اور علاقے ہیں، ابھی تک طالبان اس کی طرف انہوں نے پیش قدمی نہیں کی ہے، اور کابل کے بارے میں ابھی تک کوئی حکمت عملی نہ حکومت کی طرف سے واضح ہو رہی ہے اور نہ طالبان کی طرف سے کہ کب طالبان اس کی طرف پیش قدمی کریں گے اور افغان حکومت کا اور اشرف غنی کا مستقبل کیا ہوگا۔ کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ شاید اشرف غنی نے کچھ ایلڈرز کا عبداللہ جیسے لوگوں کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ جا کے طالبان کے ساتھ بات کریں، اور درمیان میں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کابل بھی بغیر کسی لڑائی کے طالبان کے ساتھ کسی ڈیل کے نتیجے میں اس کا تصفیہ ہو جائے۔ تو سلیم صافی صاحب یہ بتائیے گا کہ رشید دوستم اور ان کے کمانڈرز فرار ہو گئے، اس کے بعد کوئی تفصیل آئی ان کی موجودگی کے حوالے سے؟ جو میری اطلاعات ہے اتنا تو کنفرم ہوا تھا کہ رشید دوستم وہاں سے ہیلی میں فلائی کر گئے تھے، اور ابھی تک انہوں نے کابل میں لینڈ نہیں کیا۔ تو جب کابل میں لینڈ نہیں کیا تو غالب امکان یہی ہے کہ وہ ازبکستان کی طرف گئے ہوں گے، اور شاید وہاں سے پھر وہ ترکی چلے جائیں۔ شاید وہاں سے وہ پھر ترکی چلے گئے۔ سلیم صافی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، آپ نے اپنا تبصرہ پیش کیا، بہت شکریہ۔